हेलो दोस्तों, टी विद डॉक्टर अदिति के इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पहले एपिसोड के गेस्ट बहुत ही खास है। माधव बाग के फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर रोहित माधव साने। माधव बाग का नाम किसने नहीं सुना है? माधव बाग द वर्ल्ड्स फर्स्ट आयुर्वेदिक कार्डियक रिहैब सेंटर्स, जिसके आज ऑल ओवर इंडिया में 270 प्लस ब्रांचेस हैं, प्लस इस कंपनी का आईपीओ भी आ चुका है। इस पॉडकास्ट में हमने आयुर्वेद कंपनी फॉर्म करने का, आयुर्वेदिक कंपनी बोले तो अच्छा, एक सर्विस इंडस्ट्री की कोई भी कंपनी फॉर्म करने के बेसिक क्वेश्चंस को आंसर किया है। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, आयुर्वेद और टेक्नोलॉजी का क्या संबंध है, बिजनेस समझ कितना ज़रूरी है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना और बहुत सारी बातें। ये 50 मिनट का एपिसोड एक बहुत ही एनर्जेटिक और पावर पैक सेशन है। इस एपिसोड के आखिर तक आई एम श्योर आपको अपने करियर में, अपने बिजनेस में एक नया नज़रिया, एक नया जोश ज़रूर मिलेगा। सो आइए जानिए माधव बाग के फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर रोहित माधव साने की कहानी उनके खुद की ज़ुबान। Hello sir, thank you so much for joining us today and a warm welcome in the very first episode of Tea with Dr. Aditi. It's an honor to have you on the show sir. Thank you so much for coming. सर, आपने माधव बाग की शुरुआत की, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्डियक आयुर्वेदिक रिहैब सेंटर। बाय एजुकेशन आप एक एमबीबीएस डॉक्टर है और उसके बाद आपने ना सिर्फ आयुर्वेद प्रैक्टिस शुरू की बल्कि माधव बाग को खड़ा किया और उसे इस मुकाम तक लेके गए कि आज माधव बाग एक आयुर्वेदिक कंपनी का आईपीओ भी निकल चुका है। इट्स सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। सर, आप इस जर्नी के बारे में मैं थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? ओके, शुरुआत जो हुई थी दैट वाज इन द ईयर 1999 व्हेन आई पास्ड आउट माय एमबीबीएस। 94 आई जॉइंड माय एमबीबीएस, 99 आई पास आउट माय एमबीबीएस। और एमबीबीएस पास आउट होने के बाद आई वाज अ टॉपर इन सर्जरी एंड आई वाज गेटिंग अ फ्री सीट इन पोस्ट ग्रेजुएट फॉर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इन औरंगाबाद। और वहां पे जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भरने वाला था तब मेरे पिताजी से बात हुई थी दैट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम अ टॉपर एंड आई एम सपोज टू फिल अप अ फॉर्म फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएट सीट इन सर्जरी। तो तभी मेरे डैडी ने कहा था कि यू आर नॉट सपोज टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन इन सर्जरी, यू आर सपोज टू कम बैक एंड प्रैक्टिस आयुर्वेद। अब ये सुनने के बाद सा नाराज हुआ था कि बिकॉज द बेसिक वाज, मुझे जो एमबीबीएस में मुझे जो एडमिशन मिला था दैट वाज अंडर पेमेंट सीट। सो आई वाज नॉट एट ऑल इवन एन एवरेज स्टूडेंट इन माई 12th स्टैंडर्ड. I was somewhere below average in my 12th standard. I had enjoyed my 12th standard, 11th standard like anything, और मुझे मार्क्स वार्क्स का कोई लेना देना नहीं था. I was a gymnast. I used to roam around with my friends and enjoy my life. और जब मेरा 12th का रिजल्ट आया, I was shattered that इतने कम मार्क्स है, how can I get through MBBS and it's going to be difficult. सो पिताजी ने वो मुझे एमबीबीएस की सीट जो मिला के दी थी दैट वाज इन पेमेंट सीट। अब पेमेंट सीट होने के बाद मन में हमेशा ये एक चीज हमेशा बैठी हुई रहती है कि अरे ये तो पेमेंट सीट है, हम तो लायक नहीं है इसके, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है। हेंस आई वर्कड हार्ड इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स एंड उसका फायदा ऐसे हुआ कि आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल कंसेप्ट्स टू अ वेरी गुड लेवल। तो वो कंसेप्ट ठीक से समझने की वजह से मुझे पढ़ाई कम करनी लगती थी और समझना बहुत आसान होता था मेरे लिए कोई भी मेडिकल कंसेप्ट। मे बी दैट वाज गॉड्स ग्रेस और समथिंग एल्स, आई डोंट नो। लेकिन वो होने के बाद जब मैं थर्ड एमबीबीएस, तब हमारे इसमें 4th ईयर नहीं हुआ करता था, तब 1.5 ईयर के एक साल हुआ करता था। एंड इन द 3rd ईयर ऑफ माइन आई वाज द टॉपर इन सर्जरी। एंड ये सब होने के बाद मुझे अब फ्री सीट मिल रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। दैट वाज एन एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी कि एक पेमेंट सीट के स्टूडेंट के लिए फ्री सीट पोस्ट ग्रेजुएट मिल रही है। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। और वो करने के बाद भी डैडी ने मुझे बोला था यू आर नॉट सपोज to go for surgery, come back and do Ayurveda.
अब पिताजी ने मुझे पेमेंट सीट लेकर के दी थी. ऑब्वियसली आई वाज ऑब्लाइज्ड, आई हैड टू डू व्हाटएवर ही वाज एक्सपेक्टिंग, एंड वी हैड अ गुड बॉन्ड इन आवरसेल्व्स. और वो बॉन्ड होने की वजह से आई एक्सेप्टेड दैट कि ओके मैं आ जाता हूँ, आई विल डू माय आयुर्वेद व्हेन आई कम बैक टू मुंबई. तो बंबई में आने के बाद मैंने पूरा फिर से एक बार डैडी से बात की. देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेद. शुरुआत में ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एलोपैथी टू आयुर्वेद वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. डिफिकल्ट ये बहुत सिंपल शब्द है. इट वाज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग इन द इनिशियल डेज कि ऐसे ट्रांसप्लांट हो सकता है. एक पेड़ को यहां से उठा के वहां पे जितना ट्रांसप्लांट होने को मुश्किल होता होगा उतना ही शायद मुश्किल था. बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट दिस साइंस ऑफ आयुर्वेद इज एन अनएक्सप्लोर्ड साइंस. जब कभी पेशेंट्स डैडी के ओपीडी में आया करते थे तो आई विथ माय मॉडर्न मेडिसिन नॉलेज आई यूज्ड टू इवैल्यूएट दीज पेशेंट्स ऑन मॉडर्न पैरामीटर्स. पिताजी की जो प्रैक्टिस थी वो मेजरली कार्डियक डायबिटिक की प्रैक्टिस हुआ करती थी उस टाइम पे आयुर्वेद की. और वहां पे जो पेशेंट्स आया करते थे आई यूज्ड टू क्रॉस चेक दोज पेशेंट्स ऑन मॉडर्न पैरामीटर्स. वो देख के भी मुझे पता चलता अरे बाप रे ये पेशेंट तो बहुत सारे इंप्रूव हो रहे हैं. तो ये जब धीरे धीरे विश्वास मेरे दिमाग में मिलना चालू हो गया, देन आई रियलाइज्ड वन थिंग दैट इफ एट ऑल आई एम सपोज्ड टू डू एनीथिंग गुड एज पर माय फादर, आई एम सपोज्ड टू डू इट इन आयुर्वेद. अब अच्छा है या बुरा है एक्सेप्ट तो करना है. सो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग आयुर्वेद. और धीरे 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 जैसे आयुर्वेद पढ़ना चालू कर दिया तब मुझे समझ में आ गया कि ये आयुर्वेद नाम का साइंस ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस है. और इस स्ट्रॉन्ग साइंस में जो हमारे एमबीबीएस के थर्ड ईयर में हम लोग विलियम हर्स्ट नाम का एक कार्डियोलॉजी का बुक हुआ करता था 5000 पन्नों का. वो 5000 पन्ने मुझे आयुर्वेद के उस सिंपल अध्याय में जो दिखाई पड़ता है उसमें छोटे छोटे श्लोक जो लिखे हुए हैं, उस श्लोक में सिंपल सी बातें लिखी हुई है, लेकिन वो 5000 पन्ने जो विलियम हर्स्ट में थे वो मुझे अपने आयुर्वेद के ग्रंथों में दिखाई देने चालू हो गए. हेंस बिलीविंग इन दिस साइंस कि ये साइंस जो लिख के रखा हुआ है दिस इज अ क्लियर मैकेनिज्म गोल्ड. ये ऐसा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको हम आगे लेकर के चलेंगे. तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग सो मच अमाउंट ऑफ नॉलेज. इतना अच्छा उसमें पूरे के पूरे आपके जो ग्रंथों में लिख के रखा है कि पूरा डायग्नोसिस किस प्रकार से है, उसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से है. आई स्टार्टेड लविंग द साइंस एंड हेंस later on transitioning from allopathy to ayurved was very very easy for me. And then gradually जैसे किसी भी चीज से आप प्यार करना चालू कर देते हो तो ऑब्वियसली वो चीजें अपने लिए बहुत आसान होनी शुरुआत हो जाती है. That's such an amazing story, sir. मतलब आपने अपने फादर के कहने पे एलोपैथी छोड़ के आयुर्वेद में आना इज अ रियली बिग थिंग. मतलब एकदम फार्मैक से वातु पित्त कफ तक का जर्नी है कर, मतलब मैं सोच नहीं सकती कैसा रहा होगा आपके लिए. सर मतलब आपने या और फिर आपने सर इसको माधव बाग को एक क्लिनिक से शुरुआत की थी, मतलब एक क्लिनिक पहले शुरुआत किया था. ओके अब क्या हुआ था बताता हूँ. in the initial days in the year 2001 I started with the first Panchakarma center in Chembur. Okay. अब चेंबूर में जब था तो डैडी के पास मैक्सिमम हार्ट पेशेंट्स हुआ करते थे. आई यूज्ड टू ट्रीट दोस हार्ट पेशेंट्स व्हिच वर चैलेंजिंग पेशेंट्स फॉर टू बी ट्रीटेड विद मेडिसिन्स. तो उनको मैं पंचकर्मा सेंटर, मतलब डैडी का क्लिनिक हुआ करता था घाटकोपर में, माय पंचकर्मा क्लिनिक वाज इन चेंबूर. सो आई यूज्ड टू कॉल दोस पेशेंट्स फ्रॉम घाटकोपर टू चेंबूर फॉर गेटिंग देयर पंचकर्मा प्रोसीजर डन. तो उस टाइम पे मैं खुद ही पंचकर्मा थेरेपिस्ट हुआ करता था, मैं खुद ही प्यून हुआ करता था, मैं खुद ही स्वीपर हुआ करता था. I was the doctor, I was the therapist, everything I used to be because I had to learn the whole process. तो एक बार ये पंचकर्मा करना चालू कर दिया तो पूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा पद्धति which was a combination of पंचकर्मा चिकित्सा. अब ये पंचकर्मा थेरेपी फॉर टिपिकल हार्ट पेशेंट हमने साधारण 500 पेशेंट्स वी हैड ट्राइड आउट बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेस टेस्ट, और उसमें दिखाई पड़ा था कि ये प्रोसीजर अपने स्ट्रेस टेस्ट को इंप्रूव कराने के लिए बहुत मददगार साबित होती है. Hence we copyrighted this whole process, but till that time we had not named the whole organization or whole clinic as Madhav Bagh.
Initially, it was just Vaidyasani Ayurvedic Panchakarma Center. And then as we went ahead, I had been from 2001 to 2004 in a very great sense of ego. जब कभी किसी को भी सक्सेस मिलता है कम उम्र में, तो काफी सा ईगो निर्माण होता है. And I had went through that whole journey of being an egoistic person in that earlier part of my life. और ये ईगो में बहुत सारा रहने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं, मुझे भी सारे पेशेंट्स कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. आई एम गेटिंग ग्रेजुअली मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते चला जा रहा है. एंड इन द ईयर 2004 नाउ मेरे पिताजी को जब हार्ट अटैक आया था, तब जब मैंने उनको एडमिट किया था, ही वॉज एडमिटेड इन द सॉर्ट ऑफ कोमा. उनको कोमा में जब मैंने एडमिट किया था फॉर 17 days, आई वॉज देयर विथ माई फादर एज अ अटेंडेंट, एज अ आईसीयू मैनेजर, एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर. बिकॉज इमरजेंसी मेडिसिन, मैं जब थाना सिविल में इंटर्नशिप कर रहा था, आई वॉज अ मास्टर इन इमरजेंसी मैनेजमेंट. And hence, being an emergency management guy from my earlier MBBS life, मैंने डैडी के बहुत सारे इमरजेंसीज मैंने मैनेज किए उन 17 दिनों में. But at the end of those, because he after that heart attack he suffered renal failure के बाद stroke, ऐसे बहुत सारी चीजें हुए उन 17 दिनों में, where he was, since in those 17 days he was in coma. उस कोमा में ही ये सारी चीजें हो रही थी. एंड आई कुडंट सेव माय फादर. एट द एंड ऑफ 17 days ही पास्ड अवे. अब जब ये चीज मेरे सामने हो रही थी, आई वॉज गोइंग थ्रू द कंप्लीट पेन दैट एवरी अटेंडेंट ऑफ एवरी पेशेंट मस्ट बी गोइंग थ्रू. और 17 दिनों के बाद ये सारा पूरा, मैं डॉक्टर भी था, मैं पेशेंट का अटेंडेंट भी था, ये सारा मैं देख रहा था. और 17 दिनों के बाद जब मैं मेरे पिताजी को बचा नहीं पाया, आई हैड 2 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ मी. द फर्स्ट, आइदर अपना सारा गुस्सा जो है वो डॉक्टर पे, हॉस्पिटल पे, नर्सेस पे, पूरे साइंस पे उल्टा ये गुस्सा निकाल दे, ये फर्स्ट ऑप्शन था. या तो फिर वो दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि जो गुस्सा मेरे मन में निर्माण हुआ है वो डॉक्टर पे या हॉस्पिटल में निकालने के बजाय ये गुस्सा मैं उस रोग पे निकालूं जिस रोग ने had damaged the whole life of my father. So I chose the second option. और वहां से एक्चुअल पढ़ाई शुरुआत हो गई इस हार्ट डिसीज को रिवर्स करने की. यानी जब डैडी की डेथ हुई, आई वॉज सो शैटर्ड बिकॉज आई वॉज जस्ट 24 years of age at that time. And at that moment, handling anything was very, very difficult. और वहां पे जब ये सारी चीजें मैंने देखी, तब मैंने ये सोचना चालू कर दिया कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज इमरजेंसी मेडिसिन्स, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज इमरजेंसी प्रोसीजर्स. मैं इतना सीखने के बाद भी मेरे डैडी को नहीं बचा पाया हूं. कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण होगा. मे बी माई नॉलेज वॉज नॉट कंप्लीट. Hence, I started learning once again the same science, and the questions began with the first question: can we prevent death? This was a simple, stupid question that came to me. But in my frustration, I started searching for the answer for these questions also. Can we prevent death? Can we prevent heart attack? ये heart attack आते कैसा है? उस heart attack के पीछे कारण क्या है? Is angioplasty, bypass surgery is the answer on it? If at all that is not the answer, कहाँ पे answer है? ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वो सोचने के बाद जो 1-1.5 साल पूरा एमबीबीएस और फेलोशिप इन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल में जितनी पढ़ाई मैंने नहीं की थी, उतनी पढ़ाई मैंने इस 1-1.5 साल में करी थी. कि ये 1-1.5 साल मेरे जिंदगी का सबसे डिफरेंट साल था. कि मेरे डैडी अर्लियर यूज्ड टू टेल कि अरे तू कुछ तो पढ़ाई कर, पढ़ाई करके कुछ तो फायदा होगा. एज एवरीबडी एज यूजुअल अपने सबके पेरेंट्स अपने को बताते रहते हैं, लेकिन वी नेवर लिसन टू इट. बट उनकी डेथ के बाद उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया. और वो पढ़ने के वजह से जो साइंस निर्माण हुआ, दैट साइंस इज नथिंग एल्स बट माधव बाग.
and hence the name that was given to this organization was on my father's name. My complete name is Dr. Rohit Madhav Sane, and hence the organization's name is Madhav Bagh, क्योंकि उसी दिन मैंने ये कसम खाई थी कि अगर मैं मेरे फादर को बचा नहीं पाया हूं तो अब ऐसे कर्म करूंगा जिसके वजह से बाकी लोगों के फादर्स को ये दिन ना देखना पड़े। ये शपथ लेकर के हम आगे चले हैं, एंड दैट इज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट माधव बाग। वाओ सर, वाओ। मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एक राइट चॉइस लेना कि हमें रोग से लड़ना है ना कि लोगों से लड़ना है। इट इज अ रियली मेंटालिटी, गेम मेंटालिटी हर किसी में आनी चाहिए मतलब। एंड माधव बाग की जर्नी इस मोटो से शुरू हुई है, इसीलिए आज वो इतना आगे बढ़ा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है सर। अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं बिजनेस की। तो जब आपने अपने पहले क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक की शुरुआत की तो आपने स्टैंडर्डाइजेशन किया कैसे? मतलब एट अ लार्ज स्केल आज आपके पास ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, इंडक्शन प्रोग्राम्स है, आपके पूरा कोर्स है जिसे एमएचएस ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, बट इनिशियली आपने इस स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? ओके, स्टैंडर्डाइजेशन, बीइंग एन एलोपैथी गाय, स्टैंडर्डाइजेशन वाज देयर इन माय ब्लड। सो कुछ भी हमको एलोपैथी में कुछ भी अगर सिखाया जाता है तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में ही सिखाया जाता है। तो वही स्टैंडर्डाइजेशन मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ भी आगे करना है तो स्टैंडर्डाइजेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि इट वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि अगर मुझे मेरे मोटो तक पहुंचना है कि मुझे अगर पूरे देश में से हार्ट डिसीज को उखाड़ करके बाहर फेंकना है तो अकेला रोहित साने कुछ नहीं कर सकता। I'll need minimum about 100,000 of doctors from Ayurveda who are going to support me in this mission of getting our nation free from heart disease. अब अगर मुझे 1,00,000 डॉक्टरों को अगर सिखाना है, 1,00,000 डॉक्टरों को अगर इस मिशन के लिए एम्पावर करना है तो ऑब्वियसली मैं जो सिखाने वाला हूं उसमें स्टैंडर्डाइजेशन अगर नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा। राइट। Second most important thing is the first hospital that we began in खोपोली। वो खोपोली में जब हमने ये हॉस्पिटल शुरुआत की तो खोपोली में ही हमने कई बार स्टैंडर्डाइजेशन करने की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो स्टैंडर्डाइजेशन होने की वजह से मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि मुझे ये सारी चीजें आयुर्वेदिक डॉक्टरों से करवा के लेनी है। क्योंकि हार्ट डिसीज, मतलब जब मेरी पढ़ाई उस 1-1.5 साल में हुई थी, आई कुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज ओनली वन साइंस which can lead me to this motto, and that is Ayurveda। क्योंकि अगर हम कोई भी अगर किताब उठा करके देखते हैं और हार्ट डिसीज का अगर संबंध देखते हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए मुझे लाइफस्टाइल ही रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, और लाइफस्टाइल रेक्टिफाई करने के लिए लाइफस्टाइल सिखानी चाहिए मुझे उस पेशेंट को सिखाने के लिए डॉक्टर ने लाइफस्टाइल पढ़नी चाहिए। और कौन सा साइंस लाइफस्टाइल सिखाता है? तो दैट इज ओनली आयुर्वेद। Because I have learned modern medicine, I practice Ayurveda, and I teach in a homeopathy college. So if at all we learn all these three sciences, we could see that lifestyle has been mentioned only in Ayurveda, and hence Ayurveda को मुझे आगे लेके जाना है तो स्टैंडर्डाइजेशन was not an overnight process। हम लोग आज भी उसको स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसीजर्स में अपडेट करते रहते हैं। I am very, very thankful to the whole team that I have कि डॉक्टर हमारी टीम में जो ये पूरे स्टैंडर्डाइजेशन में मेरी मदद करते हैं। वी हैव एन इंडिविजुअल रिसर्च टीम जो रिसर्च करके ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट सामने लाती है, थेरेपी सामने लाती है, और वो सारा स्टैंडर्डाइज होकर के ही अभी आता है। सो एज यू आस्क्ड, द फर्स्ट क्लिनिक दैट वी हैड वाज इन द ईयर 2007। 2006 में जब मैंने खोपोली के हॉस्पिटल को शुरुआत की तो काफी सा स्टैंडर्डाइजेशन वहां पे हो चुका था, और वहां से फिर आइडिया आया था क्योंकि खोपोली हॉस्पिटल इज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई एज वेल फ्रॉम पुणे। सो पेशेंट्स कमिंग वन टाइम ओवर देयर एंड गेटिंग ट्रीटेड ओवर देयर फॉर अबाउट 6 to 7 days वाज इजी, बट उनको फॉलो अप के लिए वापस आना हर महीने के लिए वुड हैव बीन डिफिकल्ट। हेंस वी प्लान टू हैव कम्युनिटी क्लिनिक्स इन देयर ओन लोकेलिटीज। अब उस कम्युनिटी में अगर मुझे क्लिनिक करना है तो मुझे वहां पे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर को ट्रेन करने की जरूरत थी।
अब ट्रेन करना है तो मुझे ट्रेनिंग सिलेबस चाहिए, अगर ट्रेनिंग सिलेबस चाहिए तो मुझे स्टैंडर्डाइज थेरेपीज चाहिए, स्टैंडर्डाइज थेरेपीज चाहिए तो उसके लिए थेरेपीज के किट्स चाहिए, तो वो किट्स चाहिए तो उसका फॉर्मुलेशन जो है वो FDA अप्रूव्ड चाहिए। तो ऐसे करते 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 जैसे हम लोग ने पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की शुरुआत की, उस पूरे श्रृंखला में जुड़ गई। ऑब्वियसली दिस वाज नॉट एन इजी टास्क, लेकिन आज जब हम पीछे देखते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन इज द की फॉर सक्सेस इन आयुर्वेदा। कोई भी किसी भी प्रकार का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो शुरुआत में उसमें हम 100% सही होंगे, नॉट नेसेसरी। एक बार कोई स्टैंडर्डाइज करते हैं चीज, उसमें आगे जाकर के वी आर सपोज टू मेक सम चेंजेस एंड ग्रेजुअली एज वी गो अहेड स्टैंडर्डाइजेशन विल हैपन। एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज नेवर अ डेस्टिनेशन, इट इज ऑलवेज अ जर्नी। कंटिन्यूअस उसको अपडेट करते रहे, nothing is standardized to the last moment, वो कंटिन्यूअसली अपडेट होते रहती है चीजें। ऑब्वियसली आयुर्वेद ऑल्सो, मुझे लगता है जो ग्रंथ लिखे गए हैं, दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड थिंग्स, बट दे हैव गिवन एन नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर अस टू यूज इन द पेशेंट्स। तो ये भी स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट्स है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन अगर हो सकता है तो माधव बाग भी स्टैंडर्डाइज हो सकता है। ऐसे दिमाग से ही आगे चले। So right now we are in a position where we have more than 270 clinics in all the states of India, most of the states of India. About we have ourselves in Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, so on. We are moving ahead with these standardized therapies. So अगर आयुर्वेद में सक्सेस होना है तो स्टैंडर्डाइजेशन इज द की। Yes, sir. Very true. Standardization is the key. Absolutely, sir. आपने जो कहा कि standardization is a journey and not a destination. It is very true. And हर किसी को अगर कोई चेंज शुरू करनी है तो उसके लिए सबसे पहले शुरुआत तो इसी यहीं से करनी पड़ती है। सर बट क्या होता है कि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, स्पेशली हम लोग कंसल्टेशन सर्विस में आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक सर्विस इंडस्ट्री या एक कंसल्टेशन, स्पेशली कंसल्टेशन इंडस्ट्री में स्केलेबल आइडिया नहीं है, स्केलेबल मॉडल नहीं है। इसमें अगर हमको ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो हमको उतने ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। और इवन कंसल्टेशन को एक बैड इनकम सोर्स भी बोलते हैं बिजनेस में, बिकॉज इट इज लाइक कि वी चार्ज फॉर टाइम। जितने टाइम हम क्लिनिक में बैठे हैं, जितने टाइम अपने पेशेंट को देख रहे हैं, उतने टाइम तक ही हम चार्ज कर रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ये कितना सच है कि एक सर्विस इंडस्ट्री, स्पेशली कंसल्टेशन इंडस्ट्री, एक स्केलेबल में लिमिटेशंस है, स्केलेबल में कम है थोड़ा? Okay, I don't think so, because if at all it's consultation industry, or else we call it as service industry. हम किसी प्रकार की सर्विस उसको दे रहे हैं, तो ये सर्विस इंडस्ट्री स्केल होना इज नेवर अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। जैसे इस इंडस्ट्री को हम रिटेल इंडस्ट्री के जैसा हम लोग उसको देख सकते हैं। रिटेल इंडस्ट्री, जब कोई फॉर एग्जांपल रिलायंस अगर कोई शॉप अगर ओपन करता है तो दैट इज अ सर्विस इंडस्ट्री दैट इज बीन ऑफर्ड। उसमें बेचने के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन होती वो सर्विस इंडस्ट्री है। जैसे कोई होटल का ब्रांड अगर ले लिया, कोई रेस्टोरेंट का ब्रांड ले लिया, तो दीज आर ऑल सर्विस इंडस्ट्री। एंड सेम इज आयुर्वेद सर्विस इंडस्ट्री में। अगर पंचकर्म सेंटर्स, क्लिनिक्स अगर आप चालू करते हो तो दैट इज गोइंग टू बी अ सर्विस इंडस्ट्री। बट along with the service industry there could be product industry also, जिसमें कई सारे, अगर आप फार्मा कंपनीज देखोगे तो वो फार्मा कंपनीज प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है। तो हम उस सर्विस इंडस्ट्री में थे और स्केलेबिलिटी वाज अ चैलेंज, नो डाउट अबाउट इट, बट इट वाज नॉट एन इम्पॉसिबल जॉब। सर्विस इंडस्ट्री को अगर मुझे स्केल करना है तो ऑब्वियसली एक समानता हर एक कंसल्टेशन में चाहिए। जैसे आज गोरेगांव के डॉक्टर को कंसल्ट करते हुए देखोगे, वैसे ही आप गिरगांव के डॉक्टर को कंसल्ट करते देखोगे, वैसे ही लखनऊ के डॉक्टर को कंसल्ट करते देखोगे, वैसे ही गुजरात के डॉक्टर को कंसल्ट करते हुए देखोगे। हर एक जगह पे हम लोग ने वो सिमिलैरिटी लाने की कोशिश की है, क्योंकि पेशेंट कहीं भी अगर जाता है, द पेशेंट शुड गेट सर्विसेज एट अ पार, एट अ स्पेसिफिक लेवल व्हाट वी हैव डिसाइडेड फॉर। तो अगर हमारी स्टैंडर्डाइजेशन हर एक प्रोसेस की, वो कंसल्टेशन की हो, वो इन्वेस्टिगेशन की हो, वो डायग्नोसिस की हो, वो ट्रीटमेंट की हो, वो मेडिसिन की हो, वो थेरेपीज की हो, सारे जगहों पे अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन लाते हैं तो ये स्केलेबिलिटी इज नेवर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम।
स्केलेबिलिटी कब प्रॉब्लम में आती है? जब थॉट्स छोटे होते हैं एंटरप्रेन्योर के, तो वो एंटरप्रेन्योर के थॉट्स अगर छोटे रहे तो स्केलेबिलिटी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हमेशा हर एक एंटरप्रेन्योर को ये रहता है कि अगर मैं जो कर रहा हूं वो करने वाली चीजें अगर मैंने दूसरे को सिखा दी तो दूसरा मेरे से ज्यादा बड़ा हो जाएगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट हिम बिकॉज आई विल बी क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन फॉर माई सेल्फ। ये थॉट जब दिमाग में होता है तो स्केलेबिलिटी बिकम्स डिफिकल्ट। माधव बाग का थॉट ही अलग था, मुझे 1,00,000 डॉक्टर मुझे ट्रेन करने हैं जो मुझसे भी बेहतर होंगे। तो यहां पे कंपटीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता in case of Madhav Bag. But if you talk about any other brands, I am sure that they should be having n other ways to make this service industry scalable. लेकिन मेरे हिसाब से scalability is a thought. If at all you take it ahead by keeping all the external forces aside, कि बाकी सारी चीजें जब आपके मन को तकलीफ देते हैं कि वो मुझसे आगे जा रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं कि नहीं वगैरह वगैरह, if at all you keep this aside, scalability is going to be very very easy in a service related industry. ओके सर। सर आपने जब बात है कि आपके इतने सारे क्लिनिक्स है और आपने आज उसको इस तरीके से किया है कि अगर एक पेशेंट आपके पुणे में है तो वो सेम जो फाइल्स जो डेटा है वो सेम अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जाता है तो वहां पे भी मिलता है। तो क्या आप माधव बाग को कुछ और टेक्नोलॉजी की मदद से और ऑटोमेट करने के प्लान में है आगे चल के? Absolutely, absolutely. Right now, we are in a process wherein Madhav Bag would be termed as a Ayurvedic technology company itself. Like for example, मैं कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी थेरेपीज जो है वो थेरेपी एक टेक्नोलॉजी है, वो थेरेपी का पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फिक्स्ड होता है एंड दिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजी। आज माधव बाग के अगर देखोगे तो 270 क्लिनिक्स में से 75% क्लिनिक्स आर फ्रेंचाइज क्लिनिक्स, मतलब हर एक डॉक्टर का वो खुद का क्लिनिक है एंड ही अडॉप्ट्स माधव बाग वे ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट। सो दिस इज अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दैट हैपेंस टू द डॉक्टर टू स्टार्ट हिज ओन क्लिनिक। अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब क्या? तो उस टेक्नोलॉजी में सारी टेक्नोलॉजीज आते हैं। सबसे पहले तो एक थेरेपी की टेक्नोलॉजी है, जो थेरेपी की कौन सी थेरेपी कितने बार करनी है, कब करनी है, किस प्रकार से करनी है, कौन सा थेरेपी किट मेडिसिन का उसमें इस्तेमाल करना है, पेशेंट को स्ट्रोक्स जो देने हैं वो कितने प्रकार के देने हैं, कौन सा मेडिसिन वो स्ट्रोक के कौन से टाइम पे इस्तेमाल करना है, स्वेदन अगर करना है तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिर बस्ती अगर देनी है तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसके थेरेपी किट्स बने हुए रहते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी थेरेपी से संबंधित, ये एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं जो हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं कई साल पहले एंड दैट वी नॉर्मली डिलीवर टू द डॉक्टर्स व्हाइल वी गिव देम द फ्रेंचाइज। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, वी टॉक अबाउट पेशेंट रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी। मतलब हम जब पेशेंट घर पे होता है, पेशेंट रिमोटली हमको मॉनिटर करना है, तो वी हैव कम अप विद एन जो एंड्रॉइड एज वेल एज iOS ऐप है। तो ये ऐप आज फ्रीली अवेलेबल है, फ्री टू डाउनलोड है। सारे पेशेंट्स जो इस क्लिनिक में कभी भी ज्वाइन होते हैं, दे डाउनलोड दीज एप्स। Now we have more than 2 lakh patients right now who have downloaded this app in the last 1 to 2 years. ये पेशेंट्स जब ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो उनके वॉक, उनका स्लीप, उनका खाना, उनका पीना, उनकी पूरी की पूरी लाइफ वहां पे हम लोग मॉनिटर करते हैं। दे नॉर्मली ट्राई टू इनपुट द वाइटल्स, द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, fasting, postprandial, HbA1c, all the lipid profiles, everything is been monitored in this app and the doctor can remotely monitor this patient through this MIB Pulse app. Oh. So ये patient side का app. The third technology is for the doctor himself. Power Map करके मेडिकल एनालिसिस पैनल होता है जो टिपिकल माधव बाग की सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये CMS जो है, इस CMS का एक पड़ाव है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर मैप। ये पावर मैप ये पेशेंट कितने दिनों में ठीक होने वाला है इसका प्रेडिक्शन देने के लिए बना हुआ है।
ताकि एक समझो डायबिटिक पेशेंट अगर तुम्हारे क्लिनिक में ज्वाइन होता है तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए, सो विथ विच थेरेपी ऑफ माधवबाग, how many days would this patient take to improve his HbA1c, to what level, with what medicines, with what therapy, ये पूरा प्रेडिक्शन एआई ऑटोमेटेड, अगर हम लोग आगे जाकर के चीजें देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो प्रेडिक्शन निर्माण करने की बातें हो रही है वो माधवबाग के डॉक्टर्स को ऑलरेडी हम देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। सो पेशेंट जो भी उसका डेटा डालता है उसके रिमोट ऐप में, दिस डेटा इज बीइंग जॉइंड विद दिस क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम ऑन दिस पावर मैप, ये मेडिकल एनालिसिस पैनल, जिसके वजह से डॉक्टर एंड पेशेंट कैन चैट विथ ईच अदर फ्रॉम हिज क्लिनिक, फ्रॉम हिज द डॉक्टर्स एंड ऐप और इस मेडिकल एनालिसिस पैनल से वो पूरे के पूरे कंटिन्यूअस अपने आप में वार्तालाप हो सकता है, एंड द पेशेंट्स कैन बी इन कनेक्शन विद द डॉक्टर्स। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज आर देयर। नाउ इन द फ्यूचर विल बी कमिंग अप विद बस्ती सिस्टम्स, जो सलाइन सिस्टम एलोपैथी में होती है वैसे ही सिस्टम बस्ती सिस्टम होगी, जो डॉक्टर को, पेशेंट को एज वेल एज थेरेपिस्ट को पूरा यूजर फ्रेंडली सिस्टम होने वाली है इन द नेक्स्ट अबाउट अ कपल ऑफ मंथ्स, दैट वुड बी लॉन्च्ड। उसी के साथ थेरेपी स्टेशंस होते हैं, जैसे पंचकर्म की स्वेदन पेटी होती है नॉर्मल, आपके कॉलेजेस में आपने देखी होंगी, तो हमारे पास थेरेपी स्टेशंस होते हैं, और ये थेरेपी स्टेशन सब ऑटोमेटेड हो जाए, जैसे हॉस्पिटल बेड्स होते हैं ऑटोमेटेड, वैसे ही ऑटोमेटेड थेरेपी स्टेशन सब आने के लिए हम लोग ने पूरी की पूरी प्लान करके रखी हुई है। सो माधवबाग इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, एंड दिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज व्हाट हैज मेड माधवबाग मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर बेटर फॉर पेशेंट केयर। that's really nice। मतलब आपने आयुर्वेदा को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है, एंड इसी की वजह से इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो पा रहा है। मतलब सलाइन की तरह बस्ती को करना, इट इज अ रियली, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हम लोग से बहुत ट्रेडिशनली सोचते हैं कि हाँ ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, बट आपने इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के चीजों को आसान करना, हमारा यही सबसे बड़ा मोटो होता है। हमको पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड मतलब कहीं ना कहीं इसका बिजनेस नॉलेज से काफी कनेक्शन है। एक्चुअली हमारे जो मेडिकल फील्ड में भर भर के हमको डोमेन नॉलेज दिया जाता है, यानी कि पेशेंट को डायग्नोस कैसे करना है, पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, बट हमें ये नहीं सिखाया जाता कि उससे पैसे कैसे कमाने। तो ये आता है बिजनेस नॉलेज के इसमें। तो आपको क्या लगता है कि हमें मेडिकल फील्ड में डोमेन नॉलेज के साथ साथ बिजनेस नॉलेज भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है? क्या हमें वो सीखना चाहिए या सिखाया जाना चाहिए? एब्सोल्युटली यस, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट 5.5 years वी आर सपोज टू लर्न अबाउट द डोमेन नॉलेज ओनली, क्योंकि पैसे कैसे कमाने हैं ये कभी भी कॉलेज में कोई भी नहीं सिखा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्विमिंग सीखनी है तो मैं कॉलेज में क्लासरूम में बैठ के स्विमिंग नहीं सीख सकता। मुझे अगर स्विमिंग सीखनी है तो मुझे पानी में उतरना पड़ेगा। वैसे ही पैसे कमाना एक स्किल है, एक आर्ट है, वो सिखाने के लिए वी आर सपोज टू गेट इनटू द स्ट्रीम ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल। तो मेरे हिसाब से द फर्स्ट 5.5 years दैट वी स्पेंड in learning the basic domain knowledge, I think that is right, and उसके बाद I think there should be some additional professional courses for Ayurvedic students जिसमें professionalism सिखाई जाए, क्योंकि पैसे कमाना is not the first priority in this medical science. Obviously yes, that is very very important, क्योंकि उसके सिवाय कुछ नहीं चल सकता। सो इक्वली इंपॉर्टेंट है पैसे कमाना, लेकिन पैसे कमाते वक्त एक पेशेंट एक डॉक्टर को पैसे कब देता है, तो मेरे हिसाब से पर्सनली स्पीकिंग, एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो वो इसी कारण से आता है कि मुझे लग रहा है, द पेशेंट थिंक्स, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई डिसीज है, एंड आई हैव कम टू द डॉक्टर टू अंडरस्टैंड कि ये डिसीज मुझे है या नहीं। अब इसमें से दो ही ऑप्शन निकल सकते हैं, आइदर वो डिसीज है या तो डिसीज नहीं। डिसीज नहीं है तो डॉक्टर शुड कॉन्ग्रेचुलेट द पेशेंट इन अ ब्यूटिफुल मैनर कि पेशेंट शुड फील मोटिवेटेड दैट आई एम डिसीज फ्री।
दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. बट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर उस पेशेंट को डिसीज है तो उस पेशेंट को डराने के बजाय अ डॉक्टर्स धर्म इज टू टीच द पेशेंट हाउ टू गेट आउट ऑफ द डिसीज विदाउट डिमोटिवेटिंग हिम. इतना छोटा सा अगर ये आर्ट सीख लेते हैं ईच एंड एवरी डॉक्टर, every patient will love to offer whatever consultation fees to every patient. अगर कोई डॉक्टर पेशेंट को डराता है, अगर कोई पेशेंट को अगर डरा करके उससे पैसे निकालने की कोशिश करता है तो वो सरासर गलत होगा. तो ये सारी चीजें वॉट एवर यू सेड कि पैसे कमाने को सिखाना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट. बट वो सिखाने के लिए हमको जितने जल्दी हम प्रैक्टिस में आएंगे, जितने जल्दी प्रोफेशनल बनेंगे, उतना अपने को ज्यादा सीखने को मिलेगा. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेस विच विल टीच यू हाउ टू डिलीवर सर्विसेस. बट पैसे जो कमाने हैं वो ऑब्वियसली अपने को पानी में उतर के ही अपने को स्विमिंग सीखनी पड़ेगी. बात है. बिल्कुल सही बात है सर, बिना पानी में उतरे कोई तैरना नहीं सीख सकता. सर मैं खुद एक आयुर्वेदिक इंटर्न हूँ, सो मैंने देखा है कि आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स और कई बार डॉक्टर्स भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो खुद का कुछ स्टार्ट कर सके. नॉट जस्ट क्लिनिक, मगर अगर उन्हें कुछ आइडिया भी है कि उन्हें एक स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करनी है, तो वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते कि हम कैसे शुरू करें. तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम रिगार्डिंग स्टार्टिंग अप फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी? ओके. नॉर्मली मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को खुद के आइडिया पे अगर कॉन्फिडेंस रहा, खुद के आइडिया पे अगर हमको पूरी तरह से विश्वास रहा, तो एनी एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट विथ हिज स्टार्टअप. उसमें मुझे कोई दो राय नहीं दिखाई पड़ती. हाँ, इफ एट ऑल द एंटरप्रेन्योर इज नॉट कंप्लीटली कॉन्फिडेंट ऑन हिज आइडिया, देन ही विल हैव हिकअप्स व्हाइल ही गो अहेड. अब समझता है कि आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स बहुत कम दिखाई पड़ते हैं. मे बी उसका कारण उसके यूजी लाइफ में होता है. अंडर ग्रेजुएट लाइफ में हमको जितने चैलेंजेस एक्सेप्ट करने को सिखाएंगे, आई एम श्योर उतने ही ज्यादा हम आगे जाकर के लाइफ के चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे. कई बार मैंने ये देखा है कि आयुर्वेदिक स्टूडेंट जब आयुर्वेदिक स्टडीज को शुरुआत करते हैं तो उनके दिमाग में पहले ये थॉट होता है मुझे एमबीबीएस नहीं मिला है इसीलिए मैं आयुर्वेद में आया हूं. तो ये थॉट लेकर के आगे चलेंगे तो वी आर डीमोटिवेटिंग आवरसेल्व्स. अगर हम खुद को डीमोटिवेट करते हैं तो आवर आइडियाज विल नेवर फ्लेयर अप. मेरे हिसाब से आयुर्वेद में बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है. नई नई दवाइयों के बारे में हो सकती है, क्लिनिकल रिसर्चेस के बारे में हॉस्पिटल्स के बारे में हो सकती है, नए नए सर्विसेज के पूरे सिस्टम्स निकल सकते हैं, वेरियस डिसीजेस कैन बी ट्रीटेड, वेरियस डिफरेंट डिवाइसेस कैन बी डेवलप्ड. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स टू बी एंटरप्रेन्योर्ड इन Ayurveda, and I'm sure in the coming days there will be n number of people who will be coming up for this entrepreneurship. मैं सिर्फ सारे एंटरप्रेन्योर्स, आयुर्वेदिक एंटरप्रेन्योर्स को मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हमको एंटरप्रेन्योर बनना है आयुर्वेद में तो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ. जब भी आप कोई भी नया आइडिया ले, वर्ल्ड इज फुल ऑफ डीमोटिवेशन. आप अगर आपकी आइडिया किसी को भी शेयर करते हो तो शेयर करते वक्त ये पहले सोच के जाओ कि इफ एट ऑल दिस पर्सन डीमोटिवेट्स मी, स्टिल आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय आइडिया. और अगर if at all through this video I would like to place it open for each and every Ayurvedic intern as well as Ayurvedic student as well as Ayurvedic graduate or as postgraduate, अगर आपको लगता है आपके एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपके आइडिया में बहुत दम है and you can create a change in this whole world because for you, come down, share your idea and we'll be there to support you through the funds, through the resources, through technology, through platform, through patients, all the ways we have to help you out in improving your entrepreneurship skill. So we are open for it through your video, through your friends. You can always keep this open for every Ayurvedic student as well as graduate.
दैट्स अ रियली ह्यूज थिंग सर कि आप सारे आयुर्वेदिक एंटरप्रेन्योर्स को इतना ओपनली सब कुछ ऑफर करने के लिए रेडी है, एंड इसी के लिए आपने आयुर्वेशन भी बनाया है, अपने माधव बाग का एक पार्ट है जो कि अलग अलग आइडियाज को एक्सेप्ट करता है और उससे आगे प्रमोट करता है इन टर्म्स ऑफ फंड्स, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो सर आज तक आयुर्वेशन में मतलब कैसा रहा है आपका जर्नी, मतलब आयुर्वेशन कहाँ तक कैसे पहुंचा है? इट वॉज एन एक्सीलेंट जर्नी जिसमें कई सारे नए नए आइडियाज प्रॉप अप होते रहते हैं, कई सारे नए नए फॉर्मुलेशंस आते होते हैं। जैसे अभी मैंने सलाइन की जो सिस्टम बताई है, जो सलाइन की सिस्टम अभी हम डेवलप करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ न्यूअर टेक्नोलॉजी। जो थेरेपी स्टेशन अभी हम जो इस्तेमाल करते हैं, उसको पूरा मेडिकल वैल्यू निर्माण करना, पेशेंट को उसमें उसके पैरामीटर्स दिखना ड्यूरिंग द थेरेपी व्हाट इज गोइंग ऑन, एज वेल एज ऑटोमेटेड बेड्स की तरह पेशेंट कैन बी कंफर्टेबल ऑन दोज बेड्स, पेशेंट को हाइजीन निर्माण करना, ऐसे बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रकार से नई नई चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं। और ये पूरी जर्नी जो है, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर। आई एम श्योर कि आगे जाते जाते बहुत सारे अलग अलग नए नए इनोवेशन दिखाई पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी में दिखाई पड़ेंगे, कई सारे मेडिसिन फॉर्मुलेशन में दिखाई पड़ेंगे, थेरेपीज में दिखाई पड़ेंगे। इनिशियली वी वर यूज्ड टू ट्रीट द पेशेंट्स विद मेडिसिन एंड थेरेपीज ओनली, नाउ वी ट्रीट द पेशेंट्स विद न्यूअर काइंड ऑफ डाइट फॉर्मेट्स, वी हैव डाइट किट्स एंड ऑल दीज थिंग्स व्हिच वी ऑफर टू द पेशेंट। ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। वी हैव रिमोट एक्सरसाइजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, जहां पे अगर पेशेंट उसके घर पे एक्सरसाइज कर रहा है तो वी कैन इवन गिव अ स्कोर टू द पेशेंट व्हाइल ही एक्सरसाइजेस एट हिज होम, रिमोटली मॉनिटर्ड वे। तो जिसके वजह से हम पेशेंट्स में कंपटीशन लगा देते हैं कि अगर आपने इतने पॉइंट्स तक अगर आपने एक्सरसाइज की तो आपको उसके ऊपर इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपके ट्रीटमेंट के आपके ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। ऐसे करते करते वी हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी वेरी एंजॉयबल फॉर द पेशेंट, फॉर द डॉक्टर, फॉर द थेरेपिस्ट, एंड आई बिलीव दैट द होल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हैप्पी फ्रॉम विद इन। इसी वजह से ये सारे आयुर्वेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें नई नई हम लोग शुरुआत करते रहते हैं। सर आपने रिमोट थेरेपी की बात की कि आप सब कुछ अब रिमोट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आजकल फ्यूचर में जो 1-to-1 है इससे ज्यादा रिमोट कंसल्टेशन ज्यादा आने वाला है, या फिर आगे चल के जैसे आज हम लोग पॉडकास्ट भी ऑनलाइन कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि ये सब कुछ आजकल रिमोट होने वाला है और सब कुछ थोड़ा कम होने वाला है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कैसा है, जो जो चीजें रिमोट होनी चाहिए वो सारी चीजें रिमोट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज का ये जो अपना पॉडकास्ट है, इफ एट ऑल वी वुड हैव मेट एट पुणे एंड कंडक्टेड दिस पॉडकास्ट, मैं जवाब भी वही देता, तुम सवाल भी वही पूछते, दैट वुड हैव नॉट चेंज्ड। सो वेरेवर टेक्नोलॉजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड वी हैव टू इम्प्लीमेंट। जैसे अभी यू आस्क्ड अबाउट हैविंग रिमोट कंसल्टेशंस, कंसल्टेशन ये चीज रिमोटली हो सकती है, वो होनी ही चाहिए। अब कंसल्टेशन इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन। आगे जाने के बाद जब पेशेंट डॉक्टर पे विश्वास रखता है उस कंसल्टेशन के बेसिस पर, तो उसके बाद सबसे सेकेंड स्टेज आती है, वो होती है इन द इंटरेक्शन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट फिजिकली। क्योंकि यहाँ पे थेरेपी करनी है, या तो फिर मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, या तो फिर मुझे डाइट के बारे में कुछ सोचना है, तो ये सारी चीजों के लिए फिजिकल इंटरेक्शन लगता है। तो थेरेपी की लेवल जब आती है तो वो रिमोट नहीं हो सकती, उसमें भी रिमोट करने के बारे में कुछ कुछ चीजें हो सकती है, बट द मॉनिटरिंग इफ एट ऑल इज वेरी वेरी स्ट्रांग। आई एम श्योर ईच एंड एवरीथिंग कैन हैपन रिमोटली। ऑब्वियसली उस लेवल तक पहुंचने के लिए और साधारण 5 से 7 साल सारी चीजें रिमोटली होंगी। बट एज व्हाट यू सेड एब्सोल्युटली राइट कि बहुत सारी चीजें रिमोटली हो सकती है, और जो जो रिमोटली हो सकती है वो रिमोटली करनी है, क्योंकि उसके वजह से पेशेंट को जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी लगती है वो काफी कम हो सकती है। आज कई सारे पेशेंट्स इन आवर नेशन आर नॉट एबल टू अडॉप्ट एनी काइंड ऑफ थेरेपी, वेदर इट्स आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकते पैसों की वजह से। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा ये सोचते रहना है कि मैं कॉस्ट ऑफ थेरेपी, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कितनी कम कर पाऊं पेशेंट के लिए, और कितने ज्यादा पेशेंट्स में ऑनबोर्ड कर पाऊं towards success. So as what you said, yes, remote monitoring, remote therapy, remote consultations, all are going to be the way ahead, और हम लोगों ने उसको खुद को अडॉप्ट करके लेना बहुत जरूरी है।
यस, आई होप कि जो रिमोट कंसल्टेशन का जो फ्यूचर है इसे हम लोग अभी से, जो नए स्टूडेंट्स, जो नए इंटर्न्स आ रहे हैं, वो इसे अभी से अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दे तो हमें फ्यूचर में काफी आसानी होगी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। सर, एक सवाल था कि हम लोग जो है अपनी यूजी लाइफ में कई बार गलतियां होने से बहुत डरते हैं, गलतियां करने से। तो आप अपने माधव बाकी जर्नी में कोई 3 प्रोफेशनल मिस्टेक्स शेयर करना चाहेंगे, इससे आपने की हो और बाद में आपने उसे कैसे ओवरकम किया हो? योर वॉइस वॉज ब्रेकिंग इन बिटवीन, लेकिन मुझे जो सवाल समझ में आया है कि वो गलतियां करने के लिए हम लोग डरते हैं, राइट? यस सर। Yes, yes, yes. Very, very important question and very, very logical question. I am really happy that you took up this question. गलतियां ये अपने जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। गलतियां करने सिवाय हम सीख ही नहीं सकते। If at all I have learned something without committing a mistake, I have learned nothing. मैं जब तक गलतियां नहीं करता हूं, मैं सीख ही नहीं सकता हूं। I would, on the other side, ask each and every individual to commit mistakes. Commit mistake मतलब कर्म अगर करोगे तो गलतियां होंगी। कभी कभी हम गलतियों से डर के कर्म ही करना छोड़ देते हैं, which is the worst thing that anybody can do. मेरे हिसाब से कर्म करो, कर्म से गलतियां निर्माण होगी, वो गलतियां सुधारने का करेज रखना है। गलतियां करने से हम डरते कब है? जब हमारे में उन गलतियों को सॉरी बोल करके सुधारने का करेज अगर हम में नहीं होता तो हम गलतियां करने से डरते हैं। आई वुड रादर लाइक टू टेल एवरीबडी कि बिनधास्त गलतियां करो, और गलतियां करते वक्त अपने को, खुद को ईगो से दूर रखो। अगर वो ईगो बीच में आ जाता है तो आपको सॉरी बोलने से वो रोकेगा। And if at all you are not able to say sorry in your life, you will never achieve anything in your life. तो गलतियां हमेशा करेंगे, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए मुझे पहले कुछ ना कुछ तो करके उसको इंप्रूव कराने के लिए हमेशा रास्ता होता है। उसको अब मैं गलती बोल दूं या इंप्रूवमेंट का एक स्कोप बोल दूं या चैलेंज बोल दूं, इट्स गोइंग टू बी द सेम। मेरे हिसाब से गलतियां करना ये अपने लाइफ का हक है, एंड वी आर बॉर्न टू डू इट। So let's commit mistake with a hope that I'm going to rectify those mistakes tomorrow. और वो जैसी जैसी मैं गलतियां रिपेयर करते जाऊंगा, you will form a beautiful product ahead, क्योंकि गलतियों से सीख करके ही एक सुंदर प्रोडक्ट निर्माण होता है। So मेरे हिसाब से keep on committing mistakes and keep on repairing them as you go ahead. Yes sir, very true. अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते, कोई साइंटिस्ट, तो वो भी पहले 100 में से 99 बार गलती करते हैं, तभी उसका आखिरी एक बार सक्सेसफुल होता है। सो विदाउट मिस्टेक्स तो हम कुछ नहीं कर सकते। सर, एक आखिरी सवाल, माधव बाग के सक्सेस के कोई 3 की फैक्टर्स जो हम लोग आप बता सके, जिससे हम लोग कॉपी कर सके? Oh, sure. The first key factor for Madhav Bag's success was the standardization that you spoke about. So जितना आप स्टैंडर्डाइजेशन करोगे उतना ही आप ज्यादा से ज्यादा कॉपी पेस्ट कर पाओगे। मैं हमेशा देखता हूं कि इस दुनिया में जो भी होता है वो कॉपी पेस्ट ही होता है। अगर मुझे एलोपैथी की दवा बनानी है तो मैं नेचर से कोई मॉलिक्यूल लूंगा, आइदर बॉडी से, आइदर हर्ब से, आइदर जमीन से, किसी ना किसी पंचमहाभूत से कोई मॉलिक्यूल लूंगा और उसी मॉलिक्यूल को कॉपी पेस्ट करूंगा लेबोरेटरी में, और उसकी एलोपैथी की दवा बन जाती है। सो एवरीवेयर यू सी, एवरीवेयर इट्स कॉपी पेस्ट। कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनता है तो किसी ना किसी का कॉपी पेस्ट होता है, कोई भी नया मूवी बनता है किसी ना किसी का कॉपी पेस्ट होता है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट। सो अगर कोई चाहता है कि माधव बाग के इस पूरे कंसेप्ट को कॉपी पेस्ट करे, 101% डू इट, आई विल हेल्प यू। अगर जितने ज्यादा चीजें आप जाकर के आगे करना चाहते हो, वी आर देयर टू हेल्प यू। सो द फर्स्ट थिंग फॉर माधव बाग सक्सेस इज स्टैंडर्डाइजेशन, सो दैट वी कुड कॉपी पेस्ट द सेम टेक्निक success. That was first. Second success behind Madhav Bag's whole spread was its beautiful teamwork. एक डॉक्टर को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक किसी भी व्यक्ति को ये समझने की जरूरत है कि अकेला आदमी आके कुछ नहीं कर सकता।
to do anything in the world which should be recognized, you need a team behind you. और जब टीम निर्माण करते हैं तो एक लीडर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर लीडर खुद खाना ना भी खाए तो भी चलेगा, उसके टीम को उसने पहले खिलाना है। थॉट से अगर टीम बनाते हैं तो ये टीम बहुत लंबा जाएगी। सो इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक लॉन्ग, walk with a team. So team building is the second most strongest part of Madhav Bagh. And the third most important thing that Madhav Bagh has been a success in the past is its innovation. जितनी नई नई चीजें करोगे उतना अपने को कॉपी करने वाले लोग अपने से पीछे रहेंगे। माधव बाग को कई बार जब मैं जाकर के प्रेजेंट किया करता था, अपनी पूरी थेरेपीज बताया करता था, अपने सारे मेडिसिन बताया करता था, तो कई डॉक्टर्स जो इंटरनली हुआ करते थे वो हम मुझे पूछा करते थे, अरे सर आपने तो सब कुछ बता दिया, अगर उन्होंने करना चालू कर दिया तो क्या होगा? तो द आंसर इज, जो मैं बता करके आया हूं उसके आगे की चीजें ऑलरेडी मैं सोच रहा हूं, जो इनोवेशन करने वाला हूं। तो इनोवेशन जितने ही कंटिन्यूअसली करते रहोगे उतना ही यू विल बी 2 steps अहेड बाय योर कॉम्पिटिटर्स। अगर आप 2 स्टेप आगे हो कॉम्पिटिटर से तो आपको कंपटीशन की कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। सो द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर माधव बाग सक्सेस वाज इनोवेशन। सो ये 3 चीजें अगर कोई भी आकर के कॉपी पेस्ट करता है तो आई एम श्योर दैट ही विल बी डूइंग बेटर देन माधव बाग, और वो करने के लिए मैं उसके साथ जरूर रहूंगा। मतलब सच में जब आपने 3 चीजें बताई, स्टैंडर्डाइजेशन, टीम वर्क एंड इनोवेशन, ये सिर्फ एक आयुर्वेद की सर्विस इंडस्ट्री नहीं बल्कि सभी बिजनेस में लागू होता है कि उन सभी को ये तीनों चीजें करनी चाहिए, भले वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री हो। एंड ये चीजें फॉलो करके ही इंसान कोई भी आगे बढ़ सकता है। सर, आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। And your journey is a true inspiration. And I think सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बाकी डॉक्टर, इंटर्न्स, नॉट इवन डॉक्टर्स, मगर जो बाकी एंटरप्रेन्योर्स है जो दूसरे फील्ड से भी है, जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, उन्हें भी काफी प्रेरणा मिलेगी कुछ करने की, आगे बढ़ने की। और कुछ कैसे कहते हैं कि हम लोग जो अपने माइंड में, जो आपने कहा कि जो लिमिटेशन है वो इंसान के दिमाग में होती है, माइंडसेट में होती है। स्केलेबिलिटी इज ऑल अबाउट माइंडसेट। तो उस माइंडसेट को तोड़ के हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सबको बहुत प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच, आप अपना समय निकाल कर आए और हमारे साथ इस पॉडकास्ट को किया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।